पहले तो ये हमारे लिए बहुत ही अभिमान की बात है कि आज अखिल भारतीय किसान सभा ये पूरे देश भर के किसान संगठनों में से सबसे पुरानी और आज भी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली संगठन है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। 1936 साल में 11 अप्रैल को किसान सभा की स्थापना हुई, उसका जन्म हुआ लखनऊ में। अब उसको 87 साल हुए हैं इस साल, 87 इयर्स। और 13 साल के बाद किसान सभा हमारी जन्म शताब्दी उसकी हो जाएगी 100 साल। 2036 में हमारे किसान सभा को पूरे होंगे और 13 साल बाकी। लेकिन आज भी पूरे देश को अगर देखा जाए तो अभी हमारे पिछले तमिलनाडु में जो हमारी सीकेसी मीटिंग हुई किसान सभा की, उसमें ये पाया गया कि हमारी आज किसान सभा की पूरे भारत की सदस्यता 1 करोड़ और 43 लाख के ऊपर आज हमारी सदस्यता पहुंची है पूरे देश की। 2 साल पहले वो थी 1 करोड़ 17 लाख। पिछले साल वो बढ़ के हो गई 1 करोड़ 36 लाख और इस साल वो आज हो गई 1 करोड़ 43 लाख। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी दूसरा किसान संगठन हमारे देश में इसकी सदस्यता हमारे 10% से भी ज्यादा नहीं हो सकती है। यह हमारे लिए बहुत गौर की बात है, बहुत अभिमान की बात है। और इसलिए ये जो हमारा संगठन है, इसका इतिहास जान लेना, यह हमें प्रेरणा देने जैसी बात है। और इसका इतिहास हम बहुत संक्षिप्त में 2 हिस्सों में लेंगे। आजादी के पहले एक हिस्सा और आजादी के बाद का दूसरा हिस्सा। हर छोटी छोटी बात कहना नामुमकिन है, ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे के अंदर इतने बड़े संगठन का, जो पूरे देश के अंदर सिर्फ नहीं लेकिन शायद पूरे दुनिया में इतना बड़ा और व्यापक जन संगठन दूसरा कोई भी नहीं होगा जितना हमारी अखिल भारतीय किसान सभा है। 1.5-2 घंटे के अंदर इसके बारे में आपको जानकारी देनी है, उस इतिहास की, और कुछ उसके अंदर जो कुछ हमें सबक लेने हैं, ये सबक भी इस इतिहास से हमें आज ये करने का जरूर ये प्रयास हमें करना चाहिए। किसान सभा की शुरुआत जरूर 11 अप्रैल 1936 को हुई, लेकिन भारत के किसान आंदोलन की शुरुआत इससे कई साल पहले हमारे देश में हुई। इसका भी हमें जिक्र करना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखें तो ब्रिटिश जब इस देश के अंदर आए और उन्होंने आज किसानों के ऊपर जो बहुत ही जबरदस्त दमन और शोषण शुरू किया, शोषण करने वाले जो जमींदार थे, सामंत थे, साहूकार थे, इन सबको भी इन ब्रिटिशों ने पूरी तरीके से जब से समर्थन देना शुरू किया, तब से किसान सभा का जो लिखित रूप में इतिहास है, ये लिखित रूप का इतिहास शुरू होता है। उसके पहले भी ब्रिटिश हुकूमत आने के पहले जमींदारी थी, सामंती अवस्था थी, और उसके खिलाफ
अलग अलग सूबों में अलग अलग प्रांतों के अंदर किसानों के विद्रोह हुए थे। लेकिन उसका वैसे देखे जाए तो ऐसा रिकॉर्ड कुछ बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा हमें दिखने को नहीं आता। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद, और ब्रिटिश हुकूमत कब आई, हम इसका एक इतिहास का चरण हम उसको देख सकते हैं, और वो है, आप सब जानते होंगे उसको, वो है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कौन से साल हुई? 1757 साल में, जब प्लासी यानी बंगाल में आता है। वो जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको ब्रिटिशों ने हराया, और उसके बाद में उन्होंने बंगाल में अपनी हुकूमत बिठा दी। और उसके बाद हम जानते हैं इतिहास, वो पूरे इतिहास में जाने का अभी वक्त भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन 1757 साल से लेकर 1947 साल तक, यानी 190 साल, करीबन 200 साल ऐसा हम सोच सकते हैं, ब्रिटिशों ने अपना राज, अपनी हुकूमत ये पूरे देश के अंदर चलाई। और उन्होंने इन 200 सालों के अंदर देश को जितना लूटा, ये इसके पहले के भी हमारे देश को लूटने वाले कई लोग हुए, नादिर शाह हुए, चेंगिस खान हुए, कई ऐसे लोग हुए। लेकिन ब्रिटिशों ने जितना लूटा भारत को, ये 200 साल के अंदर इतना और किसी ने कभी नहीं लूटा भारत को। ये तो सच्चाई है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके खिलाफ ये लूट कैसे हुई? किसानों की लूट की गई, आम जनता की लूट की गई। ये पूरे भारत के अंदर जो जड़ जवाहिर था, सोना था, हीरे थे, चांदी थी, ये तो वो सीधी तरीके से तो लेके ही गए। आपने सुना होगा कोहिनूर नाम का हीरा था भारत के पास, सुना है कि नहीं? कई साल पहले। आज वो कोहिनूर का हीरा, ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती हीरा ये कोहिनूर को समझते हैं। आज वो कहां पे है? आज वो लंदन में है। किसकी ताबे में है? इंग्लैंड के अभी राजा चार्ल्स, उसके पहले एलिजाबेथ थी, उसके पहले और कोई थे। उनके आज हीरो में हमारे देश का कोहिनूर हीरा आज भी वहां पड़ा। एक ही हीरा नहीं है, ऐसे कई है वहां पे, और सिर्फ हमारे देश के नहीं है। ब्रिटिशों ने जिन देशों को गुलाम बनाया, और ऐसे कई देश दुनिया के अंदर है, उन सब को लूट कर आज वहां पर लंदन में ये पूरी लूट उन्होंने इकट्ठा करके रखी। लेकिन ये लूट, ये वैसे देखा जाए तो बहुत कम लूट है, ये ध्यान में रखो। सही लूट क्या थी? भारत के किसानों को उनका दाम कम करके जो उनका कपास लिया गया, कॉटन का बहुत बड़ा सवाल था, और कपास का जो फसल था पूरे देश में होता था, किसानों को बहुत कम दाम देकर ये जो कपास का मुंबई के बंदरगाह में लेके गए, उसको जहाजों में से इंग्लैंड लेके गए, वहां मैनचेस्टर और लंदन के कारखानों में उसमें से कपड़ा बनाया गया, और वो कपड़ा भारत में फिर से लाया गया और यहां बेचा गया बहुत बड़ी कीमत से। ये जो शोषण का तरीका था, इससे बहुत जबरदस्त लूट और शोषण भारत का हुआ, ये ध्यान में रखना चाहिए। और वो शोषण कोहिनूर जैसे सभी हीरे एक साथ में अगर लेके जाए
या तो सभी सोना एक साथ में ले जाए, उससे कई गुना, हजारों गुना ये शोषण ज्यादा था जो ब्रिटिशों ने भारत का किया। और इसलिए हम देखते हैं जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रज्ञ हैं भारत के, इन्होंने भारत के गरीबी का पहला और सबसे बुनियादी कारण ये उन्होंने कहा कि 200 साल ब्रिटिशों के हुकूमत ने जो भारत का शोषण किया, जो उसका लूट किया, ये भारत के गरीबी का पहला बुनियादी कारण है। साम्राज्यवाद ने ये देश को जो लूटा, इससे भारत के अंदर गरीबी निर्माण हुई। आपने सुना होगा, उसकी तरफ थोड़ा जिक्र हम करेंगे, लेकिन 1943 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल गिरा, बहुत बड़ा अकाल, और उसके अंदर कहते हैं 30 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश के मर गए 1943-44, आजादी मिलने के 3-4 साल पहले। और उसके पहले ऐसे कई अकाल हमारे भारत में हुए, और इसके लिए भी ब्रिटिश सरकार की नीति पूरी तरीके से जिम्मेदार थी। लाखों लोग अकाल की वजह से हमारे देश में मर गए, ये भी सच्चाई है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ये जो पूरे ब्रिटिशों का लूट हमारे देश का करना, उसके जो अलग अलग तरीके थे, इससे भारत को पूरी तरीके से कंगाल बनाने का काम ये ब्रिटिशों ने किया। इस बात को हमने समझ लेना चाहिए। और इसके खिलाफ देश के अंदर ये प्लासी की लड़ाई होने के तुरंत बाद एक 12-13 साल के अंदर पहला बड़ा विद्रोह हमारे भारत में हम देखते हैं, और इस विद्रोह का नाम यह है सन्यासियों का विद्रोह और फकीरों का विद्रोह। ये 1770 के करीब भारत के अंदर, वहां बंगाल में, झारखंड, ये सब इलाके में ये सन्यासियों का विद्रोह और फकीरों का विद्रोह ये हुआ। ये एक्चुअली किसानों का विद्रोह था। उसके साथ तुरंत हमारे देश के कई आदिवासी इलाके हैं, इन आदिवासियों ने अपना विद्रोह शुरू किया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। और ये हम देखते हैं बड़े बड़े विद्रोह हमारे आदिवासी भाई और बहनों के बहुत बड़े हुए। आप सबने बिरसा मुंडा का नाम तो सुना होगा, जरूर सुना है कि नहीं? ये एक प्रतीक है हमारे आदिवासी जो हमारे लड़ने वाले थे, इनका एक प्रतीक बिरसा मुंडा एक ही है, ऐसे हजारों थे। और ऐसे लाखों किसान और आदिवासी ये विद्रोह करते हुए ब्रिटिशों ने उनको कुचल डाला, सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा दी, हजारों लोगों को मौत के घाट पर उतारा। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये लगातार होते रहा। कई ऐसे बड़े जो विद्रोह करने वाले थे, उनमें से जो एक नाम बहुत पहले में होता है 1799 में, और वो नाम आप जानते हैं, कर्नाटक में टीपू सुल्तान का नाम। टीपू सुल्तान ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते लड़ते, उनके पिताजी भी लड़े, उनका नाम था हैदर अली, वो लड़े ब्रिटिशों के खिलाफ, उनका बेटा टीपू सुल्तान ये लड़ा, और 1799 में जंग के अंदर मारा गया टीपू सुल्तान
ऐसे कई बड़े बड़े नेता हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, शहीद हो गए, ये ब्रिटिशों के खिलाफ में लड़ते लड़ते। बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने का अभी उतना वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे कई किसान नेता, इनके नाम हम जानते हैं, पूरा इतिहास के अंदर वो लिखे गए हैं अलग अलग जगह से। और हम आते हैं इसके बाद जो बहुत बड़ा और एक ये हुआ, वो था 1853 का 55 का, वो है संथालियों का विद्रोह। संथाल आदिवासी झारखंड में, थोड़े उड़ीसा के अंदर भी है, थोड़े बंगाल में है। ये संथाल आदिवासियों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। वो साल था 1855, नहीं 1855। और उसके 2 साल के बाद और क्या होता है, वो है हमारे 1857 का भारत के पहला आजादी का संग्राम, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, हरियाणा के हर साथी जानता है। 1857 का ये जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उसका नाम सिर्फ विद्रोह नहीं, भारत का पहले आजादी का संग्राम उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो लगभग पूरे उत्तरी भारत के अंदर वो फैल गया। मंगल पांडे का नाम आप जानते हैं, है ना? 10 मई 1857 को मेरठ से उसकी शुरुआत हुई। मेरठ से हमारे जो बंगाल आर्मी के ये सब जो सैनिक थे, उन्होंने बगावत की और सीधा दिल्ली तक उन्होंने मार्च किया, दिल्ली कब्जे में ले ली। और उसके बाद में ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत के अंदर कई जगह में फैल गया। हरियाणा में भी बहुत बड़े पैमाने पर ये विद्रोह फैल गया। हम यहाँ थे, कहाँ थे? जिंद शायद, कहाँ पे वो था? हांसी में लाल सड़क। हाँ ठीक है, हरियाणा में जो हम गए थे, वहां पर अपना जो जत्था शुरू हो गया, तो वहां लाल सड़क उसको इसलिए कहते हैं कि यह 1857 के आजादी के संग्राम में इतने लोगों को वहां ब्रिटिशों ने मार दिया कि पूरा सड़क का रंग वो लाल हो गया, रोलर से कर दिया। तो ये जो बातें हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश। झांसी की रानी का नाम आप जानते हैं, है ना? उसको तो मारा गया उसके बच्चे के साथ। तो ऐसे कई बड़े बड़े नेता, उसके 2 बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, इस जंग का नेतृत्व जरूर राजा और रानियों ने किया। अभी मैंने जिक्र किया झांसी की रानी, है ना? तो ऐसे अलग अलग जो राजा रानियां थे, उन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन लड़ने वाले कौन थे? मरने वाले बड़े पैमाने पर कौन थे? वो थे भारत के किसान। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और उस वक्त के जो सैनिक थे, जो जवान था, वो जवान का मतलब क्या? सेना के वर्दी में जो किसान है, वो है उस वक्त का जवान। और वो जो 1857 में शहीद था, आप अगर देखें 2023 में भी ये बात सही है या नहीं? भारत की सेना में आज भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन से वर्ग के लोग आते हैं? किसान वर्ग के लोग आते हैं।
खेत मजदूरों के बच्चे आते उसके अंदर। और ये उस वक्त भी वो बात सही थी। 1857 में भारत के अंदर मजदूर वर्ग का जन्म नहीं हुआ था। उस वक्त कारखाने नहीं थे बड़े पैमाने पर, वो बाद में आए। तो मेन वर्ग कौन सा था? किसान और खेत मजदूर। और इन्होंने वर्दी पहनी तो उनको जवान कहलाते थे, उनको सैनिक कहलाते थे। लड़ने वाले, मरने वाले ये मुख्य रूप से किसान थे। ये बात हमें 1857 का और तब तक का पूरा संघर्ष 1947 तक भी अगर आपने देखा तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान था। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी एक खासियत थी 1857 की, और वो खासियत क्या थी? इसके अंदर काफी बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि राजे रानियां, हालांकि हिंदू प्रजा सबसे ज्यादा तादाद में थी भारत में, आज भी है, उस वक्त भी थी। तो ज्यादा राजे और रानियां कौन से धर्म के थे? हिंदू धर्म के थे। लेकिन इन सब ने मिलकर भारत के पहले आजादी के संग्राम के नेता के रूप में किसको आगे किया? किसको चुना? बहादुर शाह जफर को चुना, जो आखिरी मुगल बादशाह थे दिल्ली के। उन्होंने कहा, आप मुगल बादशाह है, दिल्ली का तख्त आपके पास है, हम सब आपको हमारा नेता चुनते हैं। यानी बड़े पैमाने पर हिंदू राजा, हिंदू रानियां एक मुसलमान बादशाह को अपना नेता चुनते हैं। ये बात कोई सामान्य बात है क्या? सामान्य नहीं है। आज मोदी के राज में होता क्या? नहीं होता है ना, लेकिन उस वक्त हुआ। इसका मतलब उस वक्त सांप्रदायिकता का कोई प्रभाव भारत में तब तक नहीं था। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने मुस्लिम बादशाह को अपना नेता चुना, यहां तक ये सीमित नहीं है। जो संघर्ष हुआ, लाखों हमारे सैनिक लड़े ब्रिटिशों के खिलाफ, इसके अंदर हिंदू और मुसलमान सैनिक और जवान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो 1857 के जंग में एक दूसरे के साथ लड़े ब्रिटिशों के खिलाफ। ये बात भी इतिहास का गवाह है। लाखों लोग जो मारे गए, उनके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे और दूसरे धर्म के भी लोग थे। इन सब ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ में संघर्ष छेड़ा। ये भी बात बहुत विशेष है और इससे क्लियर होता है कि अगर ब्रिटिशों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान जनता एक हो जाती है, वहां पर अपना पूरी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होती है, इसका मतलब कि भारत के अंदर एकता जो थी ऊपर से लेकर नीचे तक, इसका भी हमें जिक्र जरूर करना चाहिए। ये संघर्ष को ब्रिटिशों ने कुचल डाला, आप जानते हैं, और उसके दो कारण थे मुख्य रूप से। एक कारण यह था कि ब्रिटिशों के पास बहुत ही आधुनिक तकनीक की, उनका जो शस्त्र जो थे वो आधुनिक तकनीक के शस्त्र थे। तोपें थी, क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, हमारे वहां नहीं हुई थी। तो इसलिए ये जो जंग के जो साधन है, ये ब्रिटिशों के पास
भारत से कई गुना ज्यादा प्रगत रूप के थे और इसलिए ब्रिटिश जीत पाए। ये था उसका एक कारण। दूसरा कारण ये था कि तब भी 1857 में भी पूरा भारत एक संग नहीं था ब्रिटिशों के खिलाफ। कई राजे और रानियां ऐसी थी जो उस वक्त भी ब्रिटिशों को मदद कर रहे थे। ये सच्चाई है। उस वक्त आप अगर इतिहास के पन्ने देखेंगे तो अधिकतर भारत देश ये जरूर ब्रिटिशों के खिलाफ था, लेकिन कुछ लोग तब भी ब्रिटिशों के साथ में थे, हमारे भारत के लोग। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। और तीसरा कारण ये था कि ये जो सामंती लोग ये बगावत का नेतृत्व कर रहे थे, ये राजा और रानी लोग थे। अगर आपने देखा तो राजा का मतलब क्या है? कौन होता है राजा उस वक्त? हम मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं। अगर इतिहास के पन्ने को झांक के देखो तो राजा वो होता है जो उस प्रदेश का सबसे बड़ा जमींदार, सबसे बड़ा सामंत, वो राजा बनता है। आप समझिए ना, राजा और रानी कुछ ऐसे आसमान से टपक पड़े ऐसा वो बोलते, भगवान ने हमको बनाया, ये बोलते हैं वो लोग। लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा जमींदार उस इलाके का, वो राजा बन जाता है और उसको बाकी के लोग सरदार या दूसरा जो भी कुछ नाम दो, ये उस मुताबिक वो पूरी सत्ता निर्माण होती है। ये ध्यान में रखिए। अब अगर सामंती जो राजा होगा उसको किसान सही माने में मानेंगे क्या? क्योंकि वो लगान किससे लेता है? किसानों से लेता है। वो किसको लूटता है? किसानों को लूटता है। यानी ब्रिटिशों ने तो किसानों को लूटा जरूर, लेकिन इन जमींदारों ने कम लूटा क्या? कम नहीं लूटा। और दोनों एक साथ में मिल गए, ब्रिटिश और जमींदार। तो ये भी एक तीसरा कारण था कि ये सामंती नेतृत्व जो था ये इस पूरे इसको आगे नहीं ले पाया। ये भी एक उसके अंदर और एक कारण है जिसकी वजह से 1857 का ये जो अपना ये था वो कामयाब नहीं हो सका। साथियों, ये जो किसानों का एक बहुत जबरदस्त विद्रोह जो हुआ वो कुचल दिया गया, लेकिन उसमें से ब्रिटिशों ने एक सबक सीखा और हमें ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। क्या सबक वो सीखे? 1857 में जैसे मैंने कहा, हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े, एक साथ मरे। ब्रिटिशों ने ये सबक सीखा, इसके आगे अगर भारत के ऊपर अपनी हुकूमत को कायम रखना है तो अब ये हिंदू और मुसलमानों के बीच आज विभाजन कैसे भी करके हमको करना होगा। अगर फिर से हिंदू और मुसलमान एक बनकर अगर हमारे खिलाफ आएंगे, एक बार बच गए, अगली बार नहीं बच पाएंगे। ये एक सबक इन्होंने सीखा और वहां से इन्होंने जो नीति उन्होंने अपनाई, जो नीति हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बांटो और राज करो। सुना है कि नहीं उसके बारे में? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये उन्होंने शुरुआत किया। और ये शुरुआत में हम आगे जाते हैं 1905 साल में इसी नीति को लेकर ब्रिटिश के लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय जो थे, इन्होंने क्या कदम उठाया? बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन 1905।
किस मामले के ऊपर विभाजन किया? जो मुसलमान बंगाल के थे, जो आप जानते हैं आज जो बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश को अलग किया, और जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो आज हमारा पश्चिम बंगाल है, उसको अलग से किया। ये बंटवारा बंगाल का किया धर्म के नाम पर। इसके पहले कभी हुआ